हजारों साल पुराने खगोलीय गणित, नक्षत्रों की चाल और ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, इसका आज के आधुनिक युग में सबसे नया ठिकाना क्या हो सकता है? मतलब कोई अंदाजा? अगर मैं आज के डिजिटल युग के हिसाब से सोचूं तो शायद हमारा स्मार्टफोन। बिल्कुल सही, फोन का बेल आइकॉन। अच्छा। हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है हमारे सुनने वालों को, लेकिन आज के हमारे इस गहराई से विश्लेषण यानी इस डीप डाइव का केंद्र कुछ ऐसा ही है। तो आज हम किस स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं? तो आज हमारे पास एक बहुत ही विशेष दस्तावेज है। ये 20 मार्च 2026 शुक्रवार के लिए तैयार किया गया एक बेहद विस्तृत पंचांग और राशिफल है। ओके, 20 मार्च 2026। हाँ, अक्सर हम दीवार पर टंगे कैलेंडर को देखते हैं तो समय बहुत सीधा और सपाट लगता है ना। मतलब सोमवार के बाद मंगलवार आ गया, एक तारीख के बाद दूसरी। बिल्कुल, एक सीधी रेखा की तरह। वही तो। लेकिन जब हम आज के इस दस्तावेज पर गहराई से नजर डालते हैं तो ये समय की उस सीधी रेखा को एक रहस्यमयी 3D मैप में बदल देता है। बहुत दिलचस्प। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि सितारे क्या कह रहे हैं, बल्कि हमें ये समझना है कि ये विशेष दिन प्राकृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इतना शक्तिशाली क्यों है और कैसे ये प्राचीन ज्ञान बहुत ही चतुराई से हमारे आधुनिक डिजिटल जीवन का हिस्सा बन रहा है। देखिए, समय को देखने का ये नजरिया ही अपने आप में काफी अलग है। हम लोग अक्सर समय को सिर्फ घड़ियों और कैलेंडरों में कैद मान लेते हैं। सही बात है। पर लेकिन ये जो आज का पंचांग है, ये हमें याद दिलाता है कि समय सिर्फ गुजरता नहीं है, मतलब वो अपने साथ एक खास तरह की ऊर्जा लेके आता है। और 20 मार्च 2026 की ये तारीख, ये कोई साधारण दिन तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मतलब दस्तावेज की शुरुआत ही इस बात से होती है कि आज एक दुर्लभ ब्रह्मांडीय संगम है। एक तरफ ये बसंत ऋतु की शुरुआत है, यानी वसंत विषुव। हाँ, जिसे अंग्रेजी में हम वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। और दूसरी तरफ आज ही झूलेलाल जयंती भी है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें बताई गई है, आज चंद्र दर्शन का शुभ अवसर भी है। अरे वाह, तीनों चीजें एक साथ। वही ना, प्रकृति, खगोल विज्ञान और अध्यात्म, तीनों का एक ही दिन टकराना। ये तो किसी गेम में मिलने वाले बोनस मल्टीप्लायर या ट्रिपल वर्ड स्कोर जैसा लग रहा है मुझे। हाँ, काफी सटीक तुलना है ये। तो मेरे मन में बस यही सवाल आ रहा था कि क्या सिर्फ मौसम बदलने से या इस विषुव के आने से चंद्र दर्शन जैसी जो आध्यात्मिक घटना है उसका प्रभाव सच में कई गुना बढ़ जाता है, या फिर ये सिर्फ कैलेंडर में तारीखों का एक संयोग भर है? देखिए, इसे महज एक संयोग मानना तो खगोलीय विज्ञान की इतनी गहरी समझ को नजरअंदाज करने जैसा होगा। यहाँ हमें वसंत विषु को थोड़ा समझना होगा। हाँ, बताइए। ये साल का वो बहुत ही दुर्लभ क्षण होता है जब सूर्य हमारी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है। तकनीकी रूप से अगर कहें तो इसका मतलब है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर न तो सूर्य की ओर झुकी है और न ही उससे दूर। अच्छा, तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका सीधा नतीजा ये होता है कि पूरी दुनिया में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। मतलब ये प्रकृति में पूर्ण संतुलन का एक एब्सोल्यूट बैलेंस का क्षण है। ओहो, मतलब सर्दियों का जो ठहराव है वो टूट रहा है। बिल्कुल, सर्दियों का आलस खत्म हो रहा है और बसंत की जो एक एक्टिव सक्रिय ऊर्जा है वो धरती पर आ रही है। अब इस प्राकृतिक रीसेट के साथ जरा चंद्र दर्शन को जोड़कर देखिए। चंद्र दर्शन मतलब अमावस्या के उस घने अंधेरे के बाद पहली बार जब आसमान में चंद्रमा की वो एकदम बारीक सी चमकती हुई लकीर दिखाई देती है। सही कहा आपने। अमावस्या के बाद जब चंद्रमा अपना नया आकार लेना शुरू करता है तो वो एक नए चक्र की शुरुआत होती है। और हम जानते हैं कि इंसान का मन और उसकी जो भावनाएं हैं वो हमेशा से चंद्रमा की कलाओं से जुड़ी रही हैं। बिल्कुल। तो सोचिए, जब सूर्य के कारण प्रकृति अपना नया चक्र शुरू कर रही है यानी विषुव, और ठीक उसी समय चंद्रमा भी अपना नया चक्र शुरू कर रहा है यानी चंद्र दर्शन। हाँ, तो यह ऊर्जा का एक ऐसा विस्फोट बन जाता है जो किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे उपजाऊ जमीन तैयार करता है। पुराने समय के ऋषि मुनि इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। अच्छा, तो मतलब जब सौर और चंद्र चक्र एक साथ शून्य से शुरू होते हैं तो इंसान के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संकल्पों को एक जबरदस्त गति मिल जाती है। एकदम सही। ये ऐसा है जैसे आप किसी बड़ी रेस में हिस्सा ले रहे हों और हवा का रुख अचानक से आपके फेवर में हो जाए। अरे वाह और इसी सटीकता की जो झलक है ना, वो मुझे आज के इस पंचांग के गणित में भी साफ दिखाई दे रही थी। हाँ,
पंचांग के समय में? हाँ, देखिए दिल्ली के समय अनुसार इसमें सूर्योदय सुबह 6:25 पर बताया गया है और सूर्यास्त शाम 6:32 पर। तो ये लगभग 12-12 घंटे का बंटवारा हो गया। वही मैं सोच रही थी। जो विश्वा वाली वैज्ञानिक बात आपने अभी बताई, उसे ये समय पूरी तरह से साबित कर रहा है। लेकिन इस दस्तावेज में समय को और भी बहुत छोटे-छोटे हिस्सों में काटा गया है। जैसे कि? जैसे इसमें लिखा है कि रात 2:30 तक चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया रहेगी और फिर ठीक उसके बाद तृतीया शुरू हो जाएगी। और अगर नक्षत्रों की बात करें तो रात 2:27 तक रेवती नक्षत्र है और उसके तुरंत बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा। देखिए, यही सूक्ष्म गणना तो हमारे भारतीय पंचांग की असली ताकत है। मतलब बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप के? हाँ, बिना किसी सुपर कंप्यूटर या टेलीस्कोप के हजारों साल पहले समय को इतने छोटे अंशों में बांटना और आज भी उसका मिनट टू मिनट सटीक बैठना, ये दिखाता है कि उस समय खगोलीय गतियों की समझ कितनी गहरी थी। ये बात तो है, पर यहीं पर मुझे एक उलझन भी हो रही थी इस दस्तावेज को पढ़ते हुए। उलझन कैसी? देखिए, इसी पंचांग में शुभ मुहूर्तों की एक बहुत लंबी सी सूची दी गई है। जैसे सुबह 4:50 से 5:38 तक ब्रह्म मुहूर्त है, जो उन्होंने ध्यान और पूजा के लिए बताया है। बिल्कुल। फिर दोपहर 12:05 से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त है, जिसे हर शुभ काम के लिए अच्छा बताया गया है। फिर विजय मुहूर्त है और रात में अमृतकाल भी है। हाँ, ये सारे दिन के अलग अलग शुभ समय हैं। पर दिक्कत यहाँ है कि इसके ठीक नीचे एक और बात लिखी है। लिखा है कि सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग आज पूरे दिन प्रभावी रहेंगे। अच्छा, पूरे दिन? हाँ, तो मैं ये सोच रही थी कि इन मुहूर्तों को हम अलग अलग वीआईपी पास की तरह मान सकते हैं क्या? मतलब अगर पूरे दिन ही सिद्धि योग चल रहा है, यानी पूरे दिन ही सफलता की गारंटी है, तो फिर हमें एक घड़ी देखकर दोपहर 12 बजे या 2:30 बजे का इंतजार क्यों करना चाहिए? क्या ये दोनों बातें एक दूसरे को काट नहीं रही? मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं पूरा दिन शुभ है, दूसरी तरफ कह रहे नहीं, ये खास 48 मिनट ही शुभ है। हाँ, ये ऊपरी तौर पर देखने में विरोधाभास लग सकता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। इसे ना हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के घनत्व या कह लीजिए डेंसिटी के रूप में समझना चाहिए। डेंसिटी? वो कैसे? मान लीजिए कि ये जो सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग हैं, ये एक अनुकूल बहने वाली हवा की तरह हैं, एक टेलविंड। ओके। अगर कोई आज विमान उड़ा रहा है तो पूरे दिन ये हवा उसे आगे धकेलने में मदद करेगी। मतलब दिन भर एक सकारात्मक सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ बना रहेगा। समझ रही हूँ। लेकिन जो विशिष्ट मुहूर्त हैं, जैसे आपने कहा दोपहर 2:30 से 3:18 बजे तक का विजय मुहूर्त, वो उस बहती हुई हवा के बीच मिलने वाले एक स्लिप स्ट्रीम की तरह हैं। अच्छा, मतलब ऊर्जा का एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड या केंद्रित पॉकेट जहां स्पीड सबसे तेज होती है और रुकावट सबसे कम। बिल्कुल सटीक। सर्वार्थ सिद्धि योग ये पक्का करता है कि आज का दिन मूल रूप से शुभ है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो विशिष्ट मुहूर्त होते हैं, वो शुभता को एक लेजर बीम की तरह किसी एक खास काम के लिए फोकस कर देते हैं। जिसे ब्रह्म मुहूर्त पूजा के लिए? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा मन को शांत करने के लिए है, जबकि विजय मुहूर्त की जो ऊर्जा है वो मान लीजिए किसी कानूनी विवाद, किसी परीक्षा या नए प्रोजेक्ट में जीत हासिल करने के लिए है। ओहो, अब समझ में आया। तो पंचांग का ये जो गणित है ना, ये हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा कोई रुकी हुई चीज नहीं है, वो हर पल बदल रही है। जैसे आपने कहा कि रात 2:27 नक्षत्र बदल रहा है। हाँ, रेवती से अश्विनी। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये ऊर्जा के एक स्वरूप से निकलकर दूसरे स्वरूप में जाने का संकेत है। ये समय की लय के साथ बहना है, न कि उसके खिलाफ तैरने की कोशिश करना। समय की लय के साथ बहना, क्या बात है। और जब हम ऊर्जा के स्वरूपों की बात कर ही रहे हैं, तो आज के दिन के स्वामी की भी बात कर लेते हैं। आज शुक्रवार है, यानी शुक्रदेव को समर्पित दिन। हाँ, शुक्रदेव। अब शुक्रदेव के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वे प्रेम, विलासिता, सौंदर्य, कला और भारी धन संपत्ति के कारक माने जाते हैं। बिल्कुल, ऐश्वर्य के स्वामी हैं। एक तरह से उन्हें ऐश्वर्य का ब्रह्मांडीय मंत्री कह सकते हैं हम। लेकिन इस पंचांग में शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय बताए गए हैं ना, वो मुझे सच कहूं तो बहुत ही अजीब लगे। अजीब? अजीब किस मायने में? अजीब इसलिए क्योंकि देखिए, जो देवता खुद इतनी विलासिता
और इतने महंगे शौक के स्वामी हैं, उन्हें खुश करने के लिए किसी बड़े अनुष्ठान या कीमती रत्नों या भारी दान पुण्य की बात नहीं की गई है इसमें। अच्छा, तो क्या उपाय बताए गए हैं? उपाय में सिर्फ इतना सा लिखा है कि सफेद, पीले या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहने और दूध चावल से बनी साधारण सी खीर का भोग लगाएं, बस। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ब्रह्मांड के सबसे अमीर देवता इतने सस्ते और साधारण उपाय से कैसे मान सकते हैं? मतलब क्या विलासिता के देवता को हीरे जवाहरात नहीं चाहिए? ये सवाल बहुत ही बढ़िया है। और देखिए, ये हमारे दर्शन का एक बहुत ही सुंदर और अक्सर गलत समझा जाने वाला पहलू है। होता क्या है कि हम इंसान अक्सर अपनी जो भौतिक मानसिकता है ना, मतलब हमारा जो मटीरियलिस्टिक माइंडसेट है, हम उसे देवताओं पर थोप देते हैं। हमें लगता है कि धन के देवता को तो धन ही पसंद होगा, लेकिन ज्योतिष और अध्यात्म में शुक्र का असली अर्थ केवल भारी बैंक बैलेंस होना नहीं है। तो फिर क्या है? शुक्र की जो सबसे उच्चतम अवस्था है वो है सौंदर्य, कला, शुद्धता और आंतरिक आनंद। अच्छा, तो क्या ये सफेद कपड़े और खीर इसी आंतरिक आनंद के प्रतीक है? बिल्कुल। आप सफेद रंग को ही ले लीजिए। अगर हम फिजिक्स या भौतिक विज्ञान की बात करें तो सफेद रंग क्या है? वो सभी रंगों का मिश्रण है। ये पूर्णता का प्रतीक है। सही बात है। और अध्यात्म में ये विचारों की शुद्धता और शांति को दर्शाता है। और जहां तक खीर की बात है, दूध जो है वो पोषण का प्रतीक है और चावल इस धरती की सबसे बुनियादी उपज है। तो मतलब कोई दिखावा नहीं? एकदम नहीं। शुक्रदेव का ये साधारण सा उपाय हमें एक बहुत गहरा सबक दे रहा है। वो ये कि सच्ची विलासिता और ऐश्वर्य का अनुभव करने के लिए मन की शांति और शुद्धता सबसे जरूरी है। अगर मन अशांत है ना, तो रेशम के बिस्तर पर भी नींद नहीं आएगी। क्या बात कही आपने। तो ये उपाय बस यही कहता है कि ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ने के लिए हमें किसी बहुत जटिल कर्मकांड की जरूरत नहीं है। सादगी और शुद्ध नियत काफी है। ये सचमुच एक बहुत अलग नजरिया है। मतलब सबसे बड़ी ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे सरल चीजों में निवास करती है। बिल्कुल। चलिए, अब इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जमीनी असर भी देख लेते हैं। मतलब हमारी जो 12 राशियां हैं, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? हाँ, राशिफल में क्या खास है आज? इस पंचांग में हर राशि के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट बातें लिखी हैं। अगर हम करियर और धन वाले मोर्चे पर देखें, तो कर्क राशि के लिए करियर में उन्नति और बॉस की कृपा के योग बन रहे हैं। कन्या राशि वालों को व्यापार में सीधा लाभ हो रहा है और मकर राशि वालों की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है इसमें, रहस्यमयी लाभ। और मेष राशि वाले भी व्यापार और प्रमोशन दोनों मोर्चों पर जीत हासिल कर रहे हैं। या ना, हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी। क्या? कि आज चंद्रमा मीन राशि में है और मीन एक जल तत्व यानी वाटर साइन की राशि है। और आपने जिन कर्क और वृश्चिक राशियों का नाम लिया, वे भी जल तत्व की ही राशियां हैं। अच्छा, तो इसका कोई खास कनेक्शन है? बिल्कुल है। जब चंद्रमा इनके अनुकूल होता है ना, तो भावनाओं, अंतर्ज्ञान, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, और रचनात्मकता से जुड़े क्षेत्रों में अचानक से रास्ते खुलने लगते हैं। वृश्चिक का जो रहस्यमयी लाभ आपने बताया, हाँ, वो असल में उसी गहरे इंट्यूशन का रिजल्ट हो सकता है। मतलब जहां उन्हें कोई ऐसा अवसर दिख जाए जो दूसरों की नजर से बिल्कुल चूक गया हो। अरे वाह। और शायद इसलिए ना, प्रेम और शांति वाले मोर्चे पर भी जल और पृथ्वी तत्व वाली राशियों को फायदा मिल रहा है आज। जैसे वृषभ राशि वालों के प्रेम संबंध मजबूत हो रहे हैं, सिंह वालों को रचनात्मक सफलता मिल रही है, धनु वालों की रुचि आज शिक्षा और धर्म में ज्यादा बढ़ रही है, और कुंभ राशि वालों को कुछ नए और ताजा विचार आ रहे हैं। बहुत ही सकारात्मक है सब कुछ। हाँ, लेकिन जैसा कि हर अच्छे दस्तावेज में होता है, यहाँ सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं लिखी हैं, कुछ चेतावनियां भी हैं। हाँ, कुछ बहुत ही स्पष्ट चेतावनियां दी गई हैं, जो मुझे पढ़कर ऐसा लगा जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंत में वो जो नियम और शर्तें लागू या टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाला हिस्सा होता है ना, बिल्कुल वैसी। देखिए, ज्योतिष में जो चेतावनियां होती हैं वो कभी भी डराने के लिए नहीं होती, वो तो बस एक दिशा निर्देश होती हैं। क्या चेतावनियां दी गई हैं वैसे? इसमें मिथुन राशि वालों से कहा गया है कि यात्रा तो लाभदायक रहेगी उनके लिए, लेकिन उन्हें अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, मतलब संभल कर बोलना होगा। और तुला राशि वालों के लिए लिखा है कि उनका प्रेम जीवन तो रोमांचक रहेगा, लेकिन उन्हें अपने धन खर्च पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए। तो मेरा सवाल ये था कि क्या इन ब्रेक्स का होना इस राशिफल को ज्यादा यथार्थवादी या रियलिस्टिक बनाता है? हाँ, ये इसे रियलिस्टिक तो बनाता ही है, साथ ही साथ बहुत स्ट्रेटेजिक भी बनाता है। वो कैसे? अब देखिए,
तुला राशि का स्वामी स्वयं शुक्र है और आज शुक्रवार भी है। हाँ। तो शुक्र की ऊर्जा एकदम चरम पर है। ओके। ऐसे में तुला राशि वालों के भीतर ना विलासिता, शौक और सौंदर्य पर बेतहाशा पैसा खर्च करने की एक बहुत ही तीव्र इच्छा पैदा होगी। ये एक नेचुरल साइकोलॉजिकल आवेग है। ओहो, मतलब शॉपिंग स्प्री पे जा सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए पंचांग उन्हें पहले ही सतर्क कर रहा है कि भाई हवा तेज है, गाड़ी तेज भागेगी, लेकिन ब्रेक पर पैर रखना मत भूलना। सही बात है। और उसी तरह मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है। बुध संचार या कम्युनिकेशन का कारक माना जाता है। तो आज की जो ग्रहीय स्थिति है उसमें उनके द्वारा बोले गए शब्द आसानी से गलत समझे जा सकते हैं। मतलब ये एक वेदर फोरकास्ट की तरह हो गया, जो बता रहा है कि आज बारिश होगी तो घर से छाता साथ लेकर निकले। एकदम सही। लेकिन इस पूरी भविष्यवाणियों की सूची में जिसने आज सच में सबसे बड़ा खजाना खोजा है वो है मीन राशि। मीन राशि। हाँ, पंचांग साफ कहता है कि मीन राशि वालों के लिए आध्यात्मिक उन्नति, धन लाभ और प्रेम तीनों दिशाओं से आज सफलता आ रही है, क्योंकि चंद्रमा आज वहीं विराजमान है। देखिए, जब चंद्रमा उसी राशि में होता है जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो यह एक विशेष तरह का रेजोनेंस, एक अनुनाद पैदा करता है। और मीन राशि स्वभाव से ही बहुत गहरी, आध्यात्मिक और संवेदनशील मानी जाती है। तो आज की जो खगोलीय स्थिति है ना, जैसे वसंत विषुव और चंद्र दर्शन, ये दोनों मीन राशि की इस मूल प्रकृति के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा रहे हैं। उनका अंदरूनी मन और बाहरी परिस्थितियां दोनों एक ही धुन पर काम कर रही हैं। क्या बात है। यहाँ तक तो हमने तारों की गतियों, प्राकृतिक चक्रों और मानव मनोविज्ञान की काफी गहराई से चर्चा कर ली। हाँ, काफी डिटेल में बात हुई। लेकिन पता है, इस दस्तावेज का जो आखिरी हिस्सा है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। अच्छा, ऐसा क्या है उसमें? वो हिस्सा हमें प्राचीन वेदों के काल से खींचकर सीधा आज के 2026 के इस तेज रफ्तार डिजिटल युग में लाकर खड़ा कर देता है। आप कहीं उस भक्ति की शक्ति वाले संदेश की बात तो नहीं कर रही हैं? बिल्कुल, उसी की बात कर रही हूँ। राशिफल और पंचांग के इस इतने गहरे ज्ञान के ठीक नीचे एक बहुत ही आधुनिक कॉल टू एक्शन दिया हुआ है। इसमें एकदम साफ लिखा है, अगर आपको यह राशिफल पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राशि बताएं। अच्छा। हाँ, और उसके बाद दर्शकों से कहा गया है कि रोजाना सबसे सटीक और भक्ति से भरा राशि फल पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिसका नाम है भक्ति की शक्ति। और ध्यान दीजिए आगे क्या लिखा है, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप हर दिन पहले जाने अपना भाग्य। पूरा पैकेज है। और अंत में जय श्री कृष्ण, जय माता दी के उद्घोष के साथ बकायदा #भक्ति की शक्ति, #आज का राशिफल और #पंचांग जैसे हैशटैग जड़े हुए हैं। मुझे ना ये बदलाव बहुत ही दिलचस्प लगा। मतलब पहले के जमाने में जब लोगों को ब्रह्मांड से या ईश्वर से जुड़ना होता था तो वे क्या करते थे? वे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते थे और वहां टंगी पीतल की वो बड़ी सी घंटी बजाते थे। बिल्कुल, वो एक भौतिक जुड़ाव था। हाँ, और वो घंटी बजाना इस बात का प्रतीक था कि भगवान मैं यहाँ हूँ, मेरी हाजिरी लगा लीजिए। और आज ये पंचांग कह रहा है कि भविष्य जानने के लिए, ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर बस वो छोटा सा डिजिटल बेल आइकन दबा दीजिए। ये ना एक बहुत ही गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव है, अगर आप ध्यान से देखें तो। वो कैसे? मंदिर की घंटी से लेकर यूट्यूब के बेल आइकन तक का ये जो सफर है, ये असल में हमारी आस्था के स्वरूप बदलने की कहानी है। अगर हम इस पूरे संदेश का विश्लेषण करें तो ये सिर्फ किसी एक चैनल को प्रमोट करने का तरीका भर नहीं है। तो और क्या है? ये प्राचीन ज्ञान के वितरण के तरीके का, मतलब उसके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का पूरी तरह से आधुनिकीकरण है। और जो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखने को कहा गया है, क्या वो आज के जमाने का कोई नया डिजिटल अनुष्ठान या डिजिटल रिचुअल बन गया है? मतलब लोग सच में अपनी राशि वहां लिख रहे हैं, जैसे किसी डिजिटल दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हो। आपने ये जो डिजिटल अनुष्ठान शब्द इस्तेमाल किया ना, ये इस पूरी प्रक्रिया को बहुत बेहतरीन तरीके से परिभाषित करता है। देखिए, इंसान के भीतर ये जानने की एक बुनियादी भूख हमेशा से रही है कि भविष्य में क्या होने वाला है। हाँ, ये तो है। पुराने समय में इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें किसी विद्वान ज्योतिषी या मंदिर के पुजारी के पास जाना पड़ता था। मतलब ज्ञान पर कुछ ही लोगों का कंट्रोल था। लेकिन आज
भक्ति की शक्ति जैसे मंचों ने इसका पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया। मतलब प्रोडक्ट आज भी वही है? बिल्कुल, प्रोडक्ट वही हजारों साल पुराना नक्षत्रों का गणित है, वही अमृत सिद्धि योग है और वही शुक्रदेव के उपाय हैं। लेकिन इसकी जो पैकेजिंग है वो शुद्ध रूप से 21वीं सदी की है। अच्छा। जब चैनल आपसे बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन पाने की बात करता है ना, तो वो असल में आधुनिक तकनीक के डोपामाइन लूप का इस्तेमाल कर रहा है। डोपामाइन लूप? हाँ, सोचिए, सुबह उठते ही फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जो आपको बताता है कि आज का आपका दिन कैसा रहेगा। ये इंसान को एक तरह की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा या साइकोलॉजिकल कंफर्ट देता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। बिल्कुल। और जब लोग हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं या कमेंट में जय माता दी लिखते हैं, तो वे अकेले नहीं रह जाते, वे एक बड़े डिजिटल समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं, जहां उन जैसे हजारों और लोग भी बिल्कुल उसी आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। ये वाकई अचंभित करने वाला है। मतलब एक तरफ तो हमारे पास विश्व की इतनी विशाल भौगोलिक घटना है, रात 2:27 पर नक्षत्र बदलने की वो एकदम बारीक खगोलीय गणना है जो बिना किसी सुपर कंप्यूटर के सदियों पहले ही कर ली गई थी। हाँ। भारी भरकम ज्ञान को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक आसान सा हिस्सा बना रहा है। मतलब प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने शायद ही तभी सोचा होगा कि उनके द्वारा रचे गए पंचांग का ये ज्ञान एक दिन हैशटैग आज का राशिफल के जरिए लोगों की जेबों तक पहुंचेगा। सही कहा। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि 20 मार्च 2026 के लिए तैयार किया गया ये जो दस्तावेज है, ये सिर्फ भविष्यवाणियों की कोई आम सूची नहीं है। ये समय के गहरे स्वरूप को समझने का एक पूरा नजरिया है। बिल्कुल। वसंत विषुव और चंद्र दर्शन के जरिए ये प्रकृति और मन की नई शुरुआत का जश्न है। ब्रह्म मुहूर्त और विजय मुहूर्त के जरिए ये समय की लहरों पर एकदम सही समय पर सर्फिंग करने का विज्ञान है। और अंततः ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे भक्ति की शक्ति के माध्यम से हमारी जो प्राचीन आस्थाएं हैं वो तकनीक का हाथ पकड़कर भविष्य की ओर बढ़ रही हैं। और मेरा मानना है कि ये इस बात का भी प्रमाण है कि इंसान चाहे कितनी भी तकनीकी तरक्की क्यों ना कर ले, वो चांद की बदलती कलाओं से, ग्रहों की गतियों से और किसी न किसी रूप में एक उच्च शक्ति के मार्गदर्शन से हमेशा जुड़ा रहना चाहता है। माध्यम भले ही बदल गए हों, लेकिन उस मार्गदर्शन को पाने की जो हमारी इच्छा है वो कभी नहीं बदलती। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस गहराई से विश्लेषण के अंत में मैं हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा है। वो क्या है? देखिए, आज के इस दस्तावेज ने हमें एक तरफ ब्रह्मांड की उन विशाल गतियों के बारे में बताया, सूर्य का भूमध्य रेखा को पार करना, करोड़ों किलोमीटर दूर ग्रहों की चाल, समय की वो डरा देने वाली सटीकता जहां रात के 2:27 पर अचानक ऊर्जा का स्वरूप बदल जाता है, और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसा वो भारी भरकम ब्रह्मांडीय गणित। लेकिन दूसरी तरफ ये सारा का सारा भारी ज्ञान, ये सारा ब्रह्मांडीय गणित अंत में आके टिक जाता है एक बेहद छोटी और साधारण सी क्रिया पर कि सफेद कपड़े पहन लें और खीर खा लें। हाँ, कि शुक्रवार की सुबह एक सफेद रंग का कपड़ा पहन लीजिए और थोड़ी सी खीर का भोग लगा दीजिए, या फिर अपने फोन पर एक छोटा सा डिजिटल बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो ये बहुत सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे जीवन की दिशा असल में कौन तय कर रहा है। क्या वो ब्रह्मांड की वो विशाल, डराने वाली और अकल्पनीय गतियां हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं चलता, या फिर हमारे वे छोटी छोटी, शांत और बेहद सरल दैनिक आस्थाएं हैं जिन्हें हम हर दिन पूरी शुद्धता